हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यानी कि पौधे और जो जंतु है उनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं अपने भविष्य के लिए। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन यानी कि जो जंगल है उनका जो समाप्त होने का जो कगार है और समाप्त हो रहे, क्यों समाप्त हो रहे हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन क्या है? जो जंगल है उनको काट के खत्म कर देना, और वहां पे जो जमीन है, क्योंकि मिट्टी तो वही रहेगी, मिट्टी खत्म नहीं तो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, या फिर मिट्टी के ऊपर जो भी चीज है वो खत्म हम कर सकते, लेकिन मिट्टी को हम खत्म नहीं करें तो मिट्टी के ऊपर जो जंगल है, पेड़ पौधे, उनको काट के समाप्त कर देना और फिर उस भूमि का दूसरे काम में यूज करना, दूसरे कार्यों में का प्रयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। तो पेड़ पौधे जंगलों में क्यों काटा जाता है, उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। जो जंगल है, पेड़ पौधों को क्यों काटते हैं? बहुत से कारण होते हैं उनको काटने के। तो हमें खेती बाड़ी के लिए भूमि चाहिए, भूमि कहाँ से आएगी? बाजार में तो मिलती ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे, जो जंगल है, वन बगीचे, उनको काट देते हैं और जो जमीन है उसके ऊपर खेती बाड़ी करते हैं। दूसरा, हमें घर बनाना है, फैक्ट्रीज बनाने, कारखाने लगाने हैं, तो उसको जमीन चाहिए तो हम जंगलों को काट देते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वहाँ पे घर बना लेते हैं। या फिर लकड़ियों का, अगर हमें फर्नीचर वगैरह बनाने, अपनी सुख सुविधाओं के साधन तैयार करने, तो भी हम जंगलों को काट के लकड़ी का यूज करते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हमें जलाने के लिए, अब तो क्या सभी घरों में एलपीजी गैस जलती है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी जहाँ पे लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उन लकड़ियां कहाँ से आएंगी? उसके लिए भी पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। या फिर दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। दावानल यानी कि जंगल में जो आग लग जाती है वो, या फिर अचानक सूखापन पड़ जाए, बारिश ना हो, तो पानी की कमी के कारण जो पेड़ पौधे वो अपने आप ही जल सूखे खत्म हो जाते हैं। तो ये कारण है वनोन्मूलन के, यानी कि जो वन है जो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं दावानल और भीषण ज्यादा सूखापन होने के कारण। अब यहाँ पर है वनोन्मूलन के परिणाम के। जंगल को अगर खत्म हो जाए, सारे जंगल खत्म हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट होता है? पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, भौम जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि यदि वृक्षों की कटाई इसी प्रकार अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल कि अगर वन को खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास उसका क्या रिजल्ट होगा, हमारे कितना नुकसानदायक होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी धरती है उसका जो ताप है और जो प्रदूषण का स्तर है वो दोनों ही बढ़ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो जमीन के अंदर पानी है उसकी मात्रा अपने आप घट जाएगी, प्रकृति का संतुलन भी जो खराब हो जाएगा। पेड़ पौधों की जो क्षमता है, जो उर्वरा क्षमता है, वो भी समाप्त हो जाएगी। में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। अगर पेड़ को काट दिया जाए तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और जो जल चक्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा।
पानी कम होगा, बारिश कम होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो जो पृथ्वी के ऊपर सूखा पड़ जाएगा, हर तरफ सिर्फ सूखा पड़ मिलेगा, और जिसके कारण जो हमारा जीवन है वो भी मुसीबत में आ जाएगा। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगते हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आज होती है और इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। कि जब पानी कम होगा, बारिश कम होगी, पेड़ पौधे न होने के कारण, तो मिट्टी में सूखापन अपने आप आ जाएगा और मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। पेड़ पौधे जो अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे और जो मिट्टी की जो ऊपर की जो सतह है वो अपने आप धीरे धीरे हवा खराब सूख के झड़ने मिट्टी जो इधर से तो उड़ने लगेगी, मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी कम हो जाएगी और जो मिट्टी है वो मरुस्थल बन जाएगी, यानी कि मरी हुई भूमि बन जाएगी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पेड़ पौधों को लगाना असंभव होता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःसरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। उन उत्पादों की सूची बनाई। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। जो पेड़ पौधे, जंगल है, उनसे बहुत चीजें मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, खाने के लिए फल फूल मिलते हैं, भोजन मिलता है, हवा मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है। तो लगभग बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और जो कि हमें सभी के सभी पेड़ पौधों से, जंगलों वनों से मिलती है। यदि हम पेड़ पौधों को लगातार काटते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जबकि जो वन है, जो पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ जाएंगे और उस समय जो हमें पौधों से चीजें मिलती, क्या उनकी कमी का हम सामना कर पाएंगे या फिर उनके अभाव में हम किस प्रकार से रह पाएंगे। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जंगल और जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु, जो जंगली जानवर हैं, उनको हम बचा के रख सकते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए। उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली, बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्र में संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। यानी कि जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जहाँ पे सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स मिलती हैं और जो कि जीवन जीने के योग्य है, जहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित है। सिर्फ हम ही लोग या जो है पौधों को, जंगली जानवरों को संभालने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारी सरकार है वो भी विभिन्न प्रकार के नियम, विधियां बनाती है ताकि जो जंतु हैं, जीव जंतु, जंगल है, उनको बचा के रखा जा सके। जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया, या देखिए, वनस्पति जात, प्राणी जात, उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए जिन्हें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे, प्राणी जात यानी कि जीव जंतु जो हैं, उन सभी को संरक्षित रखने के, सुरक्षित रखने के लिए बहुत से राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र जो है बनाए गए हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार,
इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। ये जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई है, जो बहुत तरह की नीतियां बनाई गई हैं, जिसके अंदर जो अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र जो आते हैं, उनके अंदर क्या है, जो जीव जंतु उनको संभाल के उनकी देखभाल की जाती है। और वहां पर क्या है, वृक्षों की कटाई पर रोक है, उनका जीव जंतु का उनके खाद को बेचने पर रोक है, उनके शिकार पर रोक है। वो इसलिए ताकि जो जीव जंतु की सुरक्षा आसानी से हो सके, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। अभी देखते हैं कि अभयारण्य क्या है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हैं। अभयारण्य के ऐसी जगह जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान वहाँ पे नहीं था, जो कि वहाँ पे किसी के अभयारण्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जीव जंतु आसानी से रहते हैं और उनको वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होती, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह जहां पर जो है जंगली जीव जंतु जो आराम से बिल्कुल आजादी के रह सकते हैं, घूम सकते हैं, जहां पर उनको प्राकृतिक संसाधन की तरह से उनको रखा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल आरक्षित एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जंगली जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग अपने पुराने ढंग से, पारंपरिक ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो जंगली जीव जंतु उनको बिल्कुल, और वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनको अपना जो पारंपरिक तरीका है रहने का वो मिले, जीव जंतु को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, उनका जो जीवन है वो संभाल के रखा जाए, यानी कि उनको किसी प्रकार के नुकसान ना हो। यही कारण है कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित जो है बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे नाम क्या है, संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, उसका प्रदेश आपके देश में कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान के नाम, वन्य जंतु अभयारण्य उनके नाम, और यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित है कि आपके जिले में या फिर आपके प्रदेश में, आपके देश में कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल है, उनके यहाँ पे नाम लिखकर आपको सारणी को तैयार करना है। और ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये संरक्षित क्षेत्र है। चूना है, बोरी अभयारण्य, धैन, बोरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नीमखंड, पंचमढ़ी अभयारण्य, पिपरिया, पनारपानी गेट और पंचमढ़ी। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। ये जो है जंगली कुत्ता है, चीतल है, भेड़िया है, तेंदुआ है, फन है और जामुन का पेड़ है। ये पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। पहेलिया ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो लोग किसी एक खास क्षेत्र में पाए जाने वाले भी होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो कि किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो जीव जंतु वहाँ के प्राणी जात कहलाते हैं। और पेड़ पौधे जो कि किसी एक खास जगह पर पाए जाते, सब जगह नहीं होते, उसके लिए कोई खास जगह होती है जो कि उसी जगह पर पाए जाते हैं, वो उनको उस क्षेत्र का वनस्पति जात भी कहा जाता है। विशेष क्षेत्र प्रजाति, यानी कि किसी एक जगह पर रहने वाले किसी एक जंतु के खास प्रजाति जो कि उसी क्षेत्र पर मिलती है, वो कहलाती है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्र स्पीसीज है।
क्या एक गिलहरी ऐसी जो कि बहुत ही लंबी है, उसकी जो पूंछ है बहुत लंबी और फरदार है, बहुत लंबी है, और इसीलिए उसे उस गिलहरी को क्षेत्र के लिए विशाल गिलहरी कहा जाता है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी क्षेत्र विशेष में विशेष रूप से पाई जाती है उसे उस विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, यह जंगली आम का पेड़ जो भाथोरी में पढ़ रहे थे हम, ये जंगली आम का पेड़ है, जंगली आम, दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रहार पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ये विशाल गिलहरी का चित्र है ना, इसकी जो पूंछ है कितनी लंबी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पूंछ दिख रही है, तो गिलहरी कितनी लंबी होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य, शीघ्र ही पहेली ने बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। यानी कि ऐसी जगह, ऐसा स्पेशल क्षेत्र, ऐसे आरक्षित क्षेत्र जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो उसको आरक्षण दिया गया है, जहाँ पे जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य क्षेत्र कहा जाता है। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा जो ऐसे क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य क्षेत्र है, यहाँ पे भी जो जीव जंतु हैं वो सुरक्षित नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें काम करने वाले कुछ लोग, उस पर आसपास के लोग जो है अपने गलत सोच के लिए, अपने अधिक फायदे के लाभ के लिए जो अपने कर्तव्यों का हनन करते हैं, वो लोग गलत व्यक्तियों का साथ देते हैं और छुप कर सरकार से छुपाकर या फिर कि 2-4 लोग मिलकर जो है इन जीव जंतुओं को मार देते हैं, उनकी जो खाल होती है उनको बेच देते हैं सिर्फ अपने कुछ पैसों की लाभ के लिए, तो जो कि गलत है। राष्ट्रीय उद्यान, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तु का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म के टीक, सागौन इस वन में मिलती है। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघ परियोजना की बाघ प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बाघों की देखभाल, उनको जब उनकी जो संख्या घटती जा रही है उस पर ध्यान दिया जाता है कि बाघों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, उनका कोई शिकार ना करे, उनकी जो संख्या घटती जा रही है उनकी संख्या में वृद्धि हो, ताकि जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है बाघ जो है वो समाप्त ना हो। ये बाघ की फोटो बनी हुई है, ये जंगली भैंसा है और ये बारहसिंगा है, और इन सभी की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इनकी संख्या जो ना कम हो बल्कि बढ़ती जाए, क्योंकि ये हमारी जो है राष्ट्रीय संपदा है, जीव जंतु हमारी संपदा है ना, तो इनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसी की ओर सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए हैं। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा
बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटा उत्पन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, लेकिन कुछ जंतु जो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको विलुप्त होने से बचाएं। जैसे कि डायनासोर, जिसका सिर्फ आज हम नाम सुनते हैं, टीवीज में, मूवीज में देखते हैं, लेकिन हमने वास्तविकता में डायनासोर को नहीं देखा। हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना हमें लोगों ने बताया, जितना हमें मूवीज में देखा या फिर जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो जो ऐसे जंतु जो कि विलुप्त होने की स्थिति पर आ चुके हैं, ऐसे जंतु को संकटा उत्पन्न जंतु भी कहते हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि हम इन जंतुओं को बचाए रखने के लिए कोशिशें करें ताकि इन जंतुओं की जो है देखभाल आसानी से हो सके। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दय से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनकी संख्या जो लगातार घटती जा रही है, जैसे कि सांप है, मेंढक है, छिपकली है, कॉकरोच है, इनको हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे घर के आसपास से कहीं दिख जाते हैं तो पत्थर मार मार के या फिर उनको अपनी खुशी के लिए उनको मार देते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि इनको इस तरह से मारने के इनकी जो संख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हमारी जो प्रकृति है उसका जो संतुलन है वो अपने आप ही धीरे धीरे बिगड़ जाएगा, समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वे उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर, इसकी साइट दी हुई है ना, प्राप्त कर सकते हैं। साइट दी हुई है कि रेड डाटा किताब है जिसके अंदर के ऐसे स्पीशीज, ऐसे जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा गया है जो कि समाप्त होने की स्थिति पर आते, जो कि संकटपन्न स्पीशीज कहलाते हैं, जो कि समाप्त होने की स्थिति पर हैं। प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समय कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा। अब ऐसे पक्षी जो एक स्थान से मौसम में परिवर्तन के कारण, बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां पे अपने अंडे देते हैं और अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऐसे पक्षी जो जीवन यापन करने के लिए दूसरे एक जगह से उड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कागज का पुनः चक्रण, यानी कागज को फिर से कैसे बनाया जाता है। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अगर हमें 1 टन कागज चाहिए तो हमें पूरी तरह से बड़े बड़े पेड़ों के 17 पेड़ को काट देंगे, तब जाके हमें 1 टन कागज मिलेगा। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जाता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। जो पेज है, जो हम लिखते हैं, जो हम यूज करते हैं,
उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। 17 पेड़ों को हम काटेंगे तब जाके हमें 1 टन कागज मिलता है। तो यदि हम सभी व्यक्ति सिर्फ एक एक पेड़ बचाते हैं, बिना के कागज को फाड़ के बर्बाद कर कूड़े में इधर नहीं फेंकते हैं, हम लोग सिर्फ एक एक पेड़ बचाते हैं, तो सोचिए हम कितने पेड़ों को बचा सकते हैं। और एक पेड़ को जब काटते हैं तो नुकसान होता है पेड़ पौधों का, जो हमारी वन्य संपदा है उसका भी नुकसान होता है। तो पेड़ों को हमें काटने से बचाने के लिए भी कागज का प्रयोग सही तरीके से करें। कागज का जो बर्बाद कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुनः वन रोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वन रोपण है। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादी छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। कहते कि हम जितने पेड़ पौधे काट रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उतने तो पेड़ पौधे कम से कम लगाएं ताकि जो प्रकृति का संतुलन है वो बिल्कुल बराबर रहे, बना हुआ रहे। और अगर पेड़ पौधों जहाँ से हमने काटे उस जमीन खुला भी छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे जो है पेड़ पौधे दोबारा से निकल सकते हैं, निकल जाते हैं, बल्कि यहाँ पे जो जंगल है वन है वो फिर से बन जाता है अपने आप ही। बस हमें क्या करना, उन पौधों की देखभाल करनी। अगर हमने एक पेड़ काटा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक पेड़ लगाएं भी, ताकि जो प्रकृति का संतुलन खराब ना हो, बिगड़ना बल्कि वो बिल्कुल सही तरीके से बना रहे। और ये जो है जरूरी भी है। इससे इस तरह से वृक्षारोपण भी अपने आप हो जाएगा और प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने पेड़ पौधों के बारे में जितनी भी जरूरी बातों को सीखा है, अपने उन सब बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे और अपने घर के आसपास जहां भी आपको स्थान मिलता है वहां पे अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और उन लोगों को भी पौधों का महत्व समझाएंगे जो लोग पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करते, उनको नहीं लगाते, उनको नुकसान करते, पेड़ पौधों काट देते हैं, बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप पेड़ पौधों का महत्व बताएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।